उसने सत्ता में आने के लिए अपने देश के लोगों को इंसानियत के खिलाफ जाकर एक ऐसा मैसेज दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने अपने देश के लोगों से सीधे सीधे ये कह दिया कि हमारे देश में जो भी विदेशी रह रहे हैं उनकी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। अगर वो सत्ता में आया तो खून चूसने वाले इन खटमलों को देश से बाहर कर देगा और उनकी संपत्ति पर आप लोग कब्जा कर लेना। इस तरह आप लोग अमीर बन जाएंगे। अपने लोगों का वोट हासिल करने के लिए कोई किस हद तक गिर सकता है और कितना क्रूर हो सकता है, इस बात की बानगी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। युगांडा के लोगों ने इस नेता के वादे पर भरोसा करके उसे जिता तो दिया, लेकिन जीतने के तत्काल बाद ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लोग समझ रहे थे कि उसकी बातें केवल चुनावी वादा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि जीतने के थोड़े ही समय बाद वहां रह रहे विदेशी लोगों की जमीन और घरों पर कब्जे होने शुरू हो गई। ऐसी सिचुएशन में वहां रह रहे लोगों को अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। सरकार की तरफ से उन्हें अपने साथ केवल 2 बैग सामान और कुछ डॉलर लेकर जाने की इजाजत थी। इसके अलावा उन्हें सब कुछ वहीं छोड़कर जाना था। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने वाले ये लोग और कोई नहीं बल्कि कभी हमारे अपने ही देश भारत के नागरिक रह चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय लोग इतनी बड़ी संख्या में युगांडा गए ही क्यों? क्या कारण था कि ईदी अमीन इन लोगों से इतनी नफरत करता था? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे। चुनाव जीतने के बाद इस व्यक्ति का असली चेहरा लोगों के सामने आया और हम बात कर रहे हैं युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन की, जिस पर नरभक्षी होने का भी आरोप लगा। इस पर लगे आरोप कितने सच्चे हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। युगांडा के लोग ईदी अमीन को बिग डैडी का कर बुलाते थे, मगर आगे चलकर वही लोग अपने इसी लीडर को युगांडा का कसाई का कहकर बुलाने लगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी सवाल से कि आखिर भारतीय लोगों को इतनी बड़ी संख्या में युगांडा जाकर रहने की क्या जरूरत पड़ी? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में मौजूद है युगांडा। 20वीं सदी तक अंग्रेजों ने अपने लूट खसोट का कारोबार पूरी दुनिया में फैला रखा था और अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी इससे इफेक्टिव रहा। अंग्रेजों ने भी इस कॉन्टिनेंट को लूटने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। 20वीं सदी के मध्य का समय आते आते अफ्रीका में अंग्रेजों का कारोबार काफी बढ़ गया और इस समय तक वो युगांडा पर भी अपना कब्जा कर चुके थे। युगांडा पहुंचने के बाद यहाँ की खूबसूरती ने अंग्रेजों का दिल जीत लिया। विंस्टन चर्चिल ने तो इसे पर्ल ऑफ अफ्रीका का नाम दे दिया था। अब सवाल ये उठता है कि युगांडा जैसे नॉर्थ अफ्रीकी देश में रहकर अगर वहां के मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज को लूटना है तो इसके लिए भी वहां पर कम से कम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना जरूरी है। प्रॉपर रिसर्च के बाद जमीन के जिस हिस्से में खुदाई करके वहां से मिनरल्स, मेटल जैसी चीज निकालनी है उसके लिए प्रॉपर मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद माइंस से निकाले गए सभी मिनरल्स और मेटल्स को सही जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड का होना जरूरी है। ऐसी कंडीशन में वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कैसे किया जाए, सबसे बड़ी समस्या तो यही थी। यह अंग्रेजों के सामने एक बड़ी समस्या थी कि इस काम के लिए नॉर्मल लेबर किसी काम की नहीं थी। इसके लिए बाकायदा स्किल्ड लेबर की जरूरत थी जो अपनी मेहनत के बल पर जमीन के नीचे से खजाना निकालें और अंग्रेजों के हवाले कर दें। इस काम के लिए अंग्रेजों को भारतीयों से बेहतर कौन मिल सकता था? साल 1896 में अंग्रेजों ने यह डिसाइड किया कि युगांडा में भी एक रेल लाइन बिछाई जाए। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रेल लाइन बिछा चुकी थी और भारत में रेलवे के काम से जुड़े एक्सपीरियंस्ड लोग मौजूद थे। साल 1853 में लॉर्ड डलहौजी की देखरेख में रेल लाइन बिछाने का काम लगातार किया जा रहा था। तब भारत में एक्सपीरियंस लेबर को कलेक्ट करने और उन्हें अफ्रीका तक पहुंचाने का टेंडर दे दिया गया। ये टेंडर कराची के रहने वाले अली भाई जीवन जी को दिया गया। इन लोगों ने सबसे पहले पंजाब से मजदूरों का रिक्रूटमेंट किया और पहली खेप के तौर पर 350 लेबर को अफ्रीका के युगांडा पहुंचा दिया। अंग्रेजों ने रेल लाइन बिछाने के लिए जिस रूट को तय किया था उस पर यह काम केवल 6 साल में ही पूरा हो गया, लेकिन इन 6 सालों में लगभग 32,000 भारतीयों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर अफ्रीका के युगांडा पहुंचाया गया। अंग्रेजों ने जितनी दूरी की रेल लाइन बिछाई, उस रेल लाइन को बिछाने के लिए लगभग 2,500 भारतीयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लगभग 1 मीटर की रेल लाइन को बिछाने के लिए 4 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। फाइनली जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो उसके बाद वहां मौजूद कुछ इंडियन भारत वापस आ गए, जबकि कुछ ने वहीं रहने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, जो लोग वहां रहना चाहते थे उन्होंने भारत से भी अपने फैमिली मेंबर्स को वापस युगांडा बुला लिया। अब युगांडा में इंडियन कम्युनिटी काफी तरक्की कर रही थी और उनकी इसी तरक्की को देखकर भारत के कुछ बिजनेसमैन भी युगांडा जाकर सेटल हो गए। युगांडा जाने वाले ज्यादातर लोग पंजाब और गुजरात से थे। गुजरात से और भी बड़ी संख्या में बिजनेसमैन युगांडा में जाकर रहने लगे। यानी भारत और युगांडा के बीच वहां जाकर रहने और मेल जोल बढ़ाने का यह सिलसिला ब्रिटिश पीरियड से ही चला आ रहा था।
अंग्रेजों का इसमें फायदा ये था कि वो युगांडा में भारतीयों की मदद से एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सकते थे और कर भी रहे थे। वहीं भारतीय भी वहां जाकर अपनी जड़ें जमाने लगे थे। उन्होंने चीनी, चाय और कॉफी जैसी चीजों को उगाना शुरू कर दिया। अपनी स्किल और मेहनत के बल पर भारतीय समुदाय ने युगांडा में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वो धीरे धीरे वहां रहकर धनी होते चले गए। युगांडा में भारतीय समुदाय के लोगों की अपनी ही अलग कॉलोनियां थी। उनके स्कूल, बिजनेस हब, हॉस्पिटल्स सभी अलग थे और वो अपनी अलग ही लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे थे। भले ये सब कुछ युगांडा में रहकर भारतीयों ने अपनी मेहनत से अचीव किया हो, लेकिन युगांडा के रहने वाले लोगों को इस बात का बड़ा दुख होता था कि वहां रहने वाले भारतीय युगांडा के लोकल लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होते थे, बल्कि उनसे अलग रहते थे। इस प्रकार भारतीय लोगों की युगांडा के लोकल ट्राइब से अलग रहने की तकलीफ वहां के लोगों को परेशान करने लगी। साल 1940 और 1950 के दशक में दुनिया के ज्यादातर देश ब्रिटिश एम्पायर से आजाद हो रहे थे। इसी दौरान भारत और युगांडा भी आजाद हुए। भारत को साल 1947 में आजादी मिली, जबकि युगांडा को 9 अक्टूबर साल 1962 में स्वतंत्रता मिली। इसके बाद वहां पर एल्बर्ट अबेटल युगांडा के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। बगांडा कबीला युगांडा का सबसे बड़ा कबीला है, जहां के नेता एडवर्ड मोटेसा थे और वहीं युगांडा के पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन इनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल केवल 4 सालों का ही रहा। इसके बाद मिल्टन ओबेटे ने युगांडा के पहले राष्ट्रपति एडवर्ड मोटेसा को पद से हटा दिया और खुद राष्ट्रपति बन गए। ओबोटे के एशियाई देशों से अच्छे खासे संबंध थे। उसने अपनी कैबिनेट में एशियाई देशों के लोगों और भारतीय लोगों को भी जगह दी। इसी मौके पर युगांडा की एक सर्वे रिपोर्ट भी सामने आई। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि युगांडा के 40% बिजनेस पर भारतीयों का अधिकार है, जबकि वहां पर भारतीयों की कुल आबादी केवल 1% है। एशियाई मूल के लोगों के प्रति युगांडा के लोगों में काफी गुस्सा था। उनको ऐसा लगता था कि एशियाई मूल के लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं। युगांडा के लोगों को सीधे सीधे ये लगता था कि यहाँ रहने वाले विदेशी भारतीय उनका शोषण कर रहे हैं। उनके प्रेसिडेंट मिस्टर ओबोटे उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। उनको एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो उनकी बात को समझें और युगांडा में उनके इम्पोर्टेंस को बढ़ाएं। मेजॉरिटी में रहने वाले युगांडा के लोगों के पब्लिक सेंटिमेंट को समझें और उनकी नीड्स को फुलफिल करें। इसी समय प्रेसिडेंट मिस्टर ओबोटे पर करप्शन के चार्ज लगने लगे। इस समय युगांडा की आर्मी का जनरल ईदी अमीन था। उसने पब्लिक सेंटिमेंट को काफी अच्छे से समझा। उस समय उसने युगांडा के अल्पसंख्यक जनजाति लोगों को अपनी सेवा में बड़ी संख्या में भर्ती किया। लोगों से उनके मन की बात करके वो उनकी सिंपैथी गेन कर गया। युगांडा के लोगों की बातों को समझने के बाद उसने अपने दिमाग में सत्ता हासिल करने का एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट हासिल किया। इसके बाद युगांडा में उसने तख्ता पलट कर दिया। प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे 25 जनवरी 1971 को सिंगापुर के दौरे पर थे। इसी समय ईदी अमीन ने खेल कर दिया और युगांडा की सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसने एक खूनी संघर्ष के बाद राजधानी कंपाला पर अपना कब्जा कर लिया। सत्ता में आने के बाद ईदी अमीन ने अपना असली रंग दिखाया। उसने एशियाई देशों और विशेष रूप से भारत से आए लोगों के लिए कहना शुरू कर दिया कि इन लोगों ने हमें गाय समझ रखा है। ये गाय का दूध तो निकाल लेते हैं परंतु उसे चारा नहीं डालते। ईदी अमीन की इन बातों का युगांडा के सिटीजन्स के ऊपर काफी गहरा असर पड़ा। सवाल ये उठता है कि ईदी अमीन की बैक हिस्ट्री क्या है। युगांडा के कोकोबा में काकुआ ट्राइब्स रहते हैं और इसी ट्राइब्स में साल 1925 में एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक के पैदा होने के कुछ दिन बाद ही इसके माता पिता अलग अलग हो गए और इसकी मां इसे लेकर बैम्बू सिटी आ गई। आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। बालक का बचपन काफी गरीबी में बीता। वो 4th क्लास से आगे पढ़ नहीं पाया, बल्कि छोटी सी उम्र में ही पढ़ाई लिखाई छोड़कर पैसा कमाने की तरफ उसका ध्यान चला गया और वो छोटे मोटे काम करने लगा। साल 1940 में अफ्रीका की किंग राइफल में उसने एक सैनिक के तौर पर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ब्रिटिश कॉलोनी में आने के बाद उसे किचन में काम मिल गया। वो बावर्ची के तौर पर काम करने लगा। एक सोल्जर के तौर पर उसने अपनी पहचान बनाई। वो अपने काम में मेहनती और ईमानदार होने के साथ साथ बहुत ही क्रूर भी था। वो काकुआ ट्राइब से था, इसीलिए उसका स्वभाव भी बहुत विपरीत था। वो जानवरों का खून पी जाता था, उनको मारकर उनका कच्चा मांस खाता था। हत्या करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उसका तो उसे बचपन से अभ्यास हो चुका था। उसके स्वभाव और व्यवहार में जो क्रूरता थी, अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए किया। युगांडा में जब भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह करता था तो उसे इसी का सामना करना पड़ता। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले अपने ही देश के लोगों के खिलाफ ईदी अमीन बहुत ही खतरनाक तरीके से पेश आता था। उसके स्वभाव को देखते हुए अंग्रेजों ने उसे मिलिट्री ट्रेनिंग दी। आगे चलकर ईदी अमीन का सेना में कद बढ़ता चला गया। जैसे जैसे उसे शक्ति मिलती चली गई, उसके नेचर में वायलेंस और क्रूरता बढ़ती चली गई। 135 किलो वजन वाले ईदी अमीन की हाइट 6 फुट 4 इंच थी।
हाइट और शरीर की ताकत को देखते हुए इनको अंग्रेजों ने बॉडी बिल्डिंग और रग्बी की भी ट्रेनिंग दी। आगे चलकर इन्होंने बॉक्सिंग में भी हाथ आजमाया और इस फील्ड में भी अपनी पहचान बनाई। साल 1952 में अंग्रेजों के विरुद्ध कीनिया में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने ईदी अमीन को भेजा, जहां उसने बहुत जबरदस्त खून खराबा किया और विद्रोह को कुचल दिया। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस बिना किसी रुकावट के आप देख सकें। साल 1960 खत्म होते होते ईदी अमीन ने पूरे युगांडा पर अपना एक छत्र प्रभाव जमा लिया था। अंग्रेजों ने साल 1961 में इसे कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक दे दी। इसके बाद आया साल 1962, जब युगांडा अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो गया। इसके बाद मिल्टन देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ईदी अमीन को युगांडा की आर्मी का सेकंड हैंड कमांड घोषित कर दिया। ईदी अमीन को युगांडा की सेना पर अच्छा खासा प्रभाव था, हालांकि ये प्रभाव युगांडा के लोगों पर भी था, और इसी को देखते हुए साल 1964 में इन्हीं अमीन को युगांडा की सेवा का जनरल बना दिया गया। उस समय युगांडा का प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे था। उसने वहां के राष्ट्रपति का तख्ता पलट कर दिया। आने वाले 6 सालों तक ईदी अमीन वहां की सेवा का कमांडर रहा। इसके बाद साल 1970 में ईदी अमीन को सभी सेनाओं का कमांडर बना दिया गया। ईदी अमीन और मिल्टन ओबोटे दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब मिल्टन ओबोटे ने प्रेसिडेंट को हटाकर युगांडा की सत्ता पर अपना कब्जा किया तो बस यही रास्ता ईदी अमीन को भी पसंद आया और उसके मन में भी अब युगांडा की सत्ता हासिल करने का मंसूबा बन गया। वो धीरे धीरे लोगों के साथ साथ सेना के बीच में भी अपनी पकड़ बनाता चला गया। ट्राइब्स के लोगों के बीच वो अपनी बैठकें करने लगा, उनके लोगों को सेना में भर्ती करने लगा ताकि वो लोग उसके पक्ष में बने रहें। 25 जनवरी साल 1971 को सिंगापुर में कॉमनवेल्थ समिति का आयोजन किया गया था, जिसमें युगांडा की तरफ से मिल्टन ओबोटे शामिल हो रहे थे। इसी बीच ईदी अमीन ने युगांडा में खेल कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसने युगांडा के लोगों और स्पेशली ट्राइब्स के साथ अपनी पर्सनल बॉन्डिंग बना ली। इन लोगों ने उसे सपोर्ट किया। ईदी अमीन ने इन लोगों को वादा किया था कि वो युगांडा से भारतीयों को निकालकर बाहर करेगा और भारतीयों की संपत्ति पर अब आपका अधिकार होगा। ईदी अमीन ने अपने आप को युगांडा का टॉप कमांडर इन चीफ और राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसने अपने आप को एक नई उपाधि दी, महामहिम राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अल हर्दी डॉक्टर ईदी अमीन। उसने अपने आप को धरती के सारे प्राणियों का मालिक घोषित कर दिया, ब्रिटिश अंपायर का विजेता और समुद्र की सभी मछलियों का स्वामी घोषित कर दिया। इसके बाद युगांडा में इस क्रूर तानाशाह के टेरर युग की शुरुआत हुई। युगांडा की गलियों में अपने लोगों के जरिए उसने एक बात फैला दी कि अल्लाह ने उसके सपने में आकर कहा कि एशिया से आए हुए लोगों को यहाँ से निकाल दो, ये युगांडा की इकोनॉमी को लूट रहे हैं। युगांडा के एक नगर टोरोरो में सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक में उसने ये बातें कही। 4 अगस्त 1972 को ईदी अमीन ने युगांडा में सीधे सीधे 90,000 एशिया के लोगों को देश छोड़ देने का आदेश जारी किया। उसने अपने आदेश में कहा कि खून चूसने वाले इन खटमलों को देश से बाहर करो। वो भारतीय भी इनमें शामिल थे जो वहीं पैदा हुए, बीते 100 सालों से युगांडा में ही रह रहे हैं। उसने साल 1969 में अपने देश में रह रहे 30,000 कीनिया के नागरिकों को अचानक देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जिस समय कीनिया के लोगों के साथ ऐसा हो रहा था, उस समय भी एशियाई लोगों ने कोई सतर्कता नहीं बरती और ना ही कोई समझदारी दिखाई। उन्हें लगा कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा, पर जब उनकी संपत्तियों को सेना ने जब्त करना शुरू किया और 90 दिन के भीतर उन लोगों को युगांडा खाली करने के लिए कहा गया, तब उनकी समझ में आया कि अब तो सचमुच यहाँ से चलना ही पड़ेगा। जाने वालों को केवल 2 सूटकेस भर के अपना सामान ले जाने की इजाजत थी। इन 2 सूटकेस में 2.5 किलो सामान और 55 पाउंड लेकर वो जा सकते थे। देश छोड़ने वाले लोगों में वो उद्योगपति भी शामिल थे जो बीते 100 सालों से वहां पर रह रहे थे। भारत के गुजरात से गए व्यापारी काफी अमीर थे। सभी 90,000 में से 30,000 लोगों के पास दोहरी नागरिकता थी। उनके पास ब्रिटेन की भी नागरिकता थी। ये लोग ब्रिटेन पहुंच गए। 5,000 लोग कनाडा पहुंच गए और बाकी बचे हुए लोग दुनिया के अलग अलग देश में शरण लेने लगे। भारत सरकार ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव युगांडा भेजे और वहां से 11,000 लोगों को ही भारत ला सकी। इसकी वजह से ईस्टर्न रीजन में रहने वाले भारतीय लोग भारत सरकार से नाराज हो गए। जिन लोगों ने युगांडा नहीं छोड़ा, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। उन्हें ऐसी जेल में बंद कर दिया गया जहां हवा भी नहीं आ सकती थी। दूसरी तरफ वो भारतीय जो ब्रिटेन पहुंचे थे, वो ब्रिटेन के लेचेस्टर में जाकर रहने लगे। इन लोगों को वहां भी विरोध होने लगा। तब वहां की गवर्नमेंट ने बाकायदा एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया और लोगों को लिचेस्टर आने से मना किया, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। इन लोगों को लिचेस्टर के बारे में नहीं मालूम था, उनको भी पता चल गया अन्य हिस्सों के मुकाबले ये एरिया ज्यादा सस्ता है।
वो भी वहां पहुंचने लगे। आगे चलकर इन भारतीयों ने वहां भी अपनी मेहनत के दम पर अपना मुकाम बनाया और ब्रिटेन के पावरफुल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी लोगों में शामिल हुए। दूसरी तरफ युगांडा में भारतीय मौजूद संपत्तियों पर युगांडा के सैन्य अधिकारियों ने अपना कब्जा कर लिया। वहां के आम लोगों को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन इन सैन्य अधिकारियों को व्यापार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आगे चलकर के व्यापार डूबने लगा और युगांडा की इकोनॉमी भी डूब गई। भारतीयों को निकालने के बाद युगांडा के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। युगांडा के तानाशाह ईद अमीन के जीवन पर जॉर्ज इवान स्मिथ ने घोस्ट ऑफ कंपाला नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईद अमीन को ये इंस्पिरेशन कर्नल गद्दाफी से मिली थी, जिसे अपने देश की इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए वहां मौजूद इटली के लोगों को बाहर जाने का आदेश दे दिया था। कुछ ऐसा ही ईद अमीन ने किया और इसके चक्कर में उसने लगभग 5 लाख लोगों की हत्याएं करवाई। ईद अमीन की क्रूरता के कई किस्से लोगों के बीच फेमस हैं। कहते हैं वो लोगों को मारकर उनका मांस खा जाता था। इतना ही नहीं, कच्चा मांस खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरता था। वो लोगों को मारकर उसकी डेड बॉडी को बिस्तर पर लिटा देता था, फिर घंटों उनसे बातें करता था, उसी के साथ सो भी जाता था। हथियार रखने के लिए उसने अलग अलग से एक बिल्डिंग बनवाई, लेकिन उसने वहां पर लोगों को रखा और उनके ऊपर अत्याचार करता, मारपीट करता और फिर आखिरी में उन्हें जान से मार देता। अब युगांडा के लोगों के ऊपर भी उसके अत्याचार बढ़ने लगे थे। युगांडा के जिन लोगों ने कभी उसे बिग डैडी करके बुलाया था, अब वो उसे युगांडा का कसाई कहने लगे थे। ईदी अमीन ने इस तरीके से लगभग 9 सालों तक शासन किया। ईदी अमीन की क्रूरता का असर ये हुआ कि दुनिया के बहुत से देशों ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस युगांडा के साथ खत्म कर दिए। उस समय के हेल्थ मिनिस्टर हेनरी के एम्बा अपनी किताब में लिखते हैं कि ईदी अमीन अपने दुश्मनों को मारने के लिए उनकी डेड बॉडी के साथ मिसबिहेव किया करता था, क्रूरता किया करता था, उनकी बॉडी पार्ट्स निकाल लिए जाते थे। साल 1974 में फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर ग्रोफी के गाला तो गोली मार दी गई। उसके बाद उनकी आंखें निकाल ली गईं और फिर उनकी डेड बॉडी को कंपाला के जंगलों में फेंक दिया गया। 1978 आते आते ईदी अमीन के सपोर्टर की संख्या युगांडा में बहुत कम रह गई। आगे चलकर लोगों में असंतोष फैल गया और उन्होंने ईदी अमीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ईदी अमीन ने तंजानिया के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। तंजानिया के कागेरा शहर पर ईदी अमीन की सेना ने कब्जा कर लिया, लेकिन इसके बाद वो दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि तंजानिया के नरेरे ने साल 1979 के जनवरी महीने में तंजानिया की रक्षक सेना का गठन किया और उसके बाद ईदी अमीन की सेना पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। युगांडा के ट्राइब्स का सपोर्ट नेरेरे की सेना को मिला। युगांडा नेशनल लिबरेशन आर्मी के नाम से लड़ रही इस सेना ने ईदी अमीन को सेना के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 11 अप्रैल 1979 को ईदी अमीन को सपोर्ट करने के लिए लीबिया के तत्कालीन तानाशाह कर्नल गद्दाफी ने अपनी सेना भेजी। जबरदस्त युद्ध हुआ और विद्रोहियों की जीत हुई। कंपाला शहर पर उनका कब्जा हो गया। ईदी अमीन अपने हेलीकॉप्टर से लीबिया भाग गया और वहां से वो सऊदी अरब पहुंच गया। इसके बाद आने वाले 24 सालों तक वो वहीं पर रहा। 4 अगस्त 2003 को किडनी की बीमारी के चलते ईदी अमीन की मौत हो गई। कुल मिलाकर ईदी अमीन ने लोगों पर इतना अत्याचार किया, उसके बाद भी वो अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी चुका था। सऊदी अरब की तरफ से उसे शरण दी गई। वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।